tell us about the actual nature and the structure and the arrangement of the all the atoms in those were in the surrounding of the मेटल आयन। ठीक, तो वर्नर जो थे, इनकी बात करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, फॉर्मुलेट किया था। ही वो जस्ट 16 ईयर ओल्ड जब इन्होंने ये अपनी पहली थ्योरी दे दी थी। ठीक, तो ये एक स्विस केमिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के एरिया के रहने वाले, और इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। एंड द अल्फ्रेड वर्नर इटसेल्फ formulate his ideas about structure of coordination compound। अब वो कौन कौन से आइडियाज़ थे हम उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक्चुअली इन्होंने स्टडी की थी कंपाउंड्स के, जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके फिज़िकल और केमिकल बिहेवियर के बारे में, फिज़िकल बिहेवियर और साथ में ही केमिकल बिहेवियर। ठीक, और जब इन्होंने इसके बिहेवियर की स्टडी की बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और जिससे क्या किया इन्होंने इसकी स्टडी की। ठीक, बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसकी वजह से क्या हुई, इनकी स्टडी की। ठीक, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इन्होंने यहाँ पर बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट दिए थे, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्रपोज्ड किया कि भाई जो सेंटर मेटल आयन होते हैं, यानी कि जो सेंटर में मेटल आयन पाया जाएगा उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसके पास क्या है, डुअल वैलेंसी पाई जाती है। ठीक, इसको नाम दे दिया उन्होंने कि भाई इसके पास डुअल वैलेंसी पाई जाती है। तो भाई कौन कौन सी वैलेंसी पाई जाती है, तो एक तो थी, इन्होंने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, और दूसरी को नाम दे दिया इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, एक तो हो गई हमारे पास प्राइमरी और दूसरी हो गई हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, एक तरह का कैटायन हो और दूसरा वाला एनायन हो। सिर्फ दो तरह की स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हों, जैसे AB टाइप या फिर AB2 टाइप या फिर AB3 टाइप। ठीक, या फिर A2B3 टाइप। तो इस तरह की मतलब कोई दो स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हों तो उनको बोल देते हैं हम बाइनरी कंपाउंड्स। इनमें दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CrCl3। ठीक, हमारे पास है COCl2, और ऐसे ही हमको दे रखा है CeCl2, PdCl2। ठीक, पैलेडियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड और क्रोमियम क्लोराइड। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो इसकी नॉर्मल वाली बैलेंसीज हैं, जैसे ये, यानी कि 3 एनायन जुड़े हुए हैं क्रोमियम से। यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो यही क्या कहलाती है, इसकी प्राइमरी बैलेंसी कहलाती है। ठीक, अगर हम इन सॉल्ट्स को आप सपोज करो डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो डिज़ोल्व होने के बाद ये देंगे क्रोमियम जो कि 3 पॉजिटिव होगा, और साथ में देंगे 3Cl नेगेटिव। ठीक, तो एक तरीके से ये क्या है इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इटसेल्फ आर द सॉल्ट। ठीक है, अब इसी को इन्होंने स्टडी किया था, और यहाँ पर क्या है, इनकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, जितने नंबर ऑफ एनायंस अट्रैक्टेड बाई हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स,
यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिवली जो भी अटैच होंगे उसको क्या बोल देंगे हम, प्राइमरी वैलेंसी बोल देंगे। अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सीरीज, जिसके बारे में इन्होंने बात की थी, उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, और जो था विद अमोनिया, ठीक। इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने बोला कि भाई देखो होता क्या है कि आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई कंटेनर था, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, इन्होंने डाल रखा है क्रोमियम क्लोराइड, यानी कि इससे पहले हम भरते हैं इसके अंदर अमोनिया, ठीक। तो जनरली क्या होता है, अमोनिया का कलर जो होता है ना ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है अमोनिया का, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, अमोनिया का कलर कर लिया इसके अंदर ब्लू, और ब्लू कलर होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर शो करता है। ऑलराइट, ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर है हमारे कंटेनर में। ऑलराइट, और इसके अंदर क्या करते हैं, हमने सॉल्ट डाल रखा है, एक सेकेंड इस पेन को चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक। हमने डाल रखा है इसके अंदर सॉल्ट, सॉल्ट किसका होगा, क्रोमियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल रखा है, ठीक। ये इस अमोनिया वाले सॉल्ट के अंदर क्या है, सॉल्ट डाल रखा है, ठीक। जब हम इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं बच्चों हम इसके अंदर AgNO3, ठीक। तो जब हम एक्सिस अमाउंट में AgNO3 ऐड करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl वाइल एडिंग AgNO3, यानी कि जब भी आप AgNO3 करोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा AgCl का, और जो AgCl है उसको बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड, और जिसका प्रेसिपिटेट है उसका कलर होता है हमेशा वाइट, ठीक है। कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है, इसको बोल देते हैं वाइट PPT। ऑलराइट, तो इस तरीके से रिएक्शन के अंदर क्या है, वाइट PPT आ जाता है बनकर। अब ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर PPT आ रहा है, ये सपोज करें उस PPT को हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक, और बैलेंस है जिसके थ्रू हम उसको मेज़र करके ये निकाल सकते हैं कि भाई उसका मास कितना है, ठीक, और कितना मास है, और उससे हम अगर हमको पता चल गया कि PPT का कितना मास है, ठीक, तो उससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, कितने नंबर्स ऑफ मोल्स बन रहे हैं, ठीक। और हमको एक बार नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गया तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ़ एटम्स बने थे। अब एटम मिले बने कब होंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ करो फॉर्मूला है COCl3 और इससे जुड़े हुए हैं 6NH3, ठीक। ये वही है मॉलिक्यूल जो किसके हैं, सॉल्वेंट के, जो इससे जुड़ जाते हैं। अब सपोज़ करो ये से वाले तो जुड़े थे, वो कौन से से जुड़े थे, प्राइमरी वैलेंसी से, ठीक। तो ये किससे जुड़े होंगे, ऑफ कोर्स ये जुड़े होंगे किससे, सेकेंडरी वैलेंसी से, ठीक है। ये से वाले जुड़े होंगे सेकेंडरी वैलेंसी। अब कौन कितने कब जुड़े हैं हम उसके बारे में पता करते हैं। तो अगर आपने एक्सिस में डाला AgNO3 और हमारे पास प्रेसिपिटेशन के बाद इसके 3 AgCl आए 3 टाइम्स, यानी कि अगर हमने 1 मोल सोल्यूशन ले रखा था जिसके अंदर हमको 3 मोल AgCl मिलता है, तो हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी थी
उस प्राइमरी वैलेंसी में, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी से Cl3 जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्लियर। अब इस बेसिस पर अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो, सपोज करो इसका, ठीक, तो हम इस फॉर्मूले को यूँ लिखेंगे, CO NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद, इस पे चार्ज होगा 3 पॉजिटिव का और यहाँ पे लगे होंगे 3 निगेटिव। अब सपोज करो बच्चों जो ये चीज़ अंदर आ गई, ठीक, जो भी ये चीज़ अंदर आई है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक, क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी। अब जब भी हम इसको डिज़ोल्व करा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन के अंदर अमोनिया के क्या था, डिज़ोल्व था एक तरीके से, तो जब भी हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ टूटने के बाद ये देगी 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl निगेटिव। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट के बाहर जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये चीज़ इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो लगा हुआ है उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ कितने क्लोरीन अवेलेबल हैं, 3। वो तीनों के तीनों क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। उसी से हमारा जो AgNO3 रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, वो AgCl बना लेता है। इसका मतलब हमारी जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है। और ये डिसोसिएट होने पर ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या रहती है, एज इट इज़ बनी रहती है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता। दैट्स इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो है CO Cl3.5H2O 0.5 NH3। इसमें भी हम सिमिलरली वही मटेरियल यूज़ करेंगे। और इस बार क्या देखते हैं हम, इस बार हमारे जो हमने एक्सिस में AgNO3 ले रखा है उसके लेने के बावजूद हमको यहाँ पे कुछ 2AgCl नज़र आते हैं, यानी कि 1 मोल लिया था हमने, ठीक, और इसका कलर होता है जनरली पर्पल। ठीक, जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमको 2AgCl मिले। अगर मैं इसके बेसिस पे देखूं तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, कोबाल्ट, ठीक, अंदर एक Cl होगा और साथ में NH3 5 ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक, यहाँ पे 2 चार्ज और बाहर होंगे 2 Cl। इसका ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ अंदर होगी वो डिसोसिएट नहीं होगी, सिएट नहीं होगी, तो नॉट डिसोसिएट whatever is inside स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पर डिसोसिएट नहीं होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे CO Cl3 और इस बार ले रहे हैं 4 NH3। ठीक, और इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन। इसका भी हमने 1 मोल ही लिया है। फिर एक्सिस में ले लेंगे AgNO3 को, रिएक्शन करवाएंगे और इस बार क्या होता है हमारे पास बन के आता है सिर्फ सिंगल AgCl। ठीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 मोल। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो होगा CO Cl2 NH3 का होल 4 और बाहर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया Cl। ठीक, अब इसका कलर है ग्रीन। अब एक सिमिलर फार्मूला होता है इसका जिसको हम बोलते हैं कि इन दोनों के पास क्या है, एकदम सिमिलर फार्मूला है। ठीक, और यहाँ पर होता है इसका कलर जनरली वॉयलेट। ठीक, इसका भी एक मोल लिया है और हमारे पास क्या है, एक्सिस में AgNO3 है। ठीक, तो हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 मोल AgCl। ठीक, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, CO Cl2 NH3 का होल 4 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव Cl, यानी कि जो ये बाहर वाला हिस्सा था उसी ने क्या किया है, डिसोसिएट किया है और उसी की वजह से हमको वाइट PPT मिला है किसका, AgCl का।
ऑलराइट, अब ये जो स्ट्रक्चर्स बन के आई हैं, इन स्ट्रक्चर्स में जो ये अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है इस ब्रैकेट के, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़। मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, ये इसमें ये चीज़ कहलाती है कॉम्प्लेक्स टीज, बिकॉज ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होती, यानी कि ये टूटती नहीं है। टूटता कौन है? बाहर का हिस्सा। और बाहर का हिस्सा क्या कर रहा है? इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 नेगेटिव होता है क्लोरीन का, 3 टाइम है तो क्या हो जाएगा? 3 नेगेटिव हो जाएगा। और इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसी वजह से इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये जो मेटल है इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल। समटाइम जब न्यूट्रल हो तो हम इसको बोलते हैं एटम, और अगर न्यूट्रल ना हो तो हम बोलते हैं इसको आयन्स। तो सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे क्या है? ये चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, दैट्स वाई इस चीज़ को जो बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे हम लिगेंड। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोलेंगे हम लिगेंड। तो ये जो रहेगा हमारा लिगेंड रहने वाला है। अब इस चीज़ को जो हमने अभी देखा, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई जब हमारा मिक्सचर होता था, जिसको हम बोलते थे एक तरीके से, जो हमारा मिक्सचर था, ठीक, उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम यूज़ किया कर रखा था यहाँ पर, कि जो हमारा मिक्सचर होगा, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये जो है चीज़ है हमारे पास, जो भी सॉल्ट की स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई जब ये रिएक्ट करता है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है, और उसी के बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं। क्या कोई और तरीका है जिस बेसिस पर हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इसके अलावा भी एक तरीका है जिसके बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। आप जानते हो ना कंडक्टिविटी, जो हमने पढ़ रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंडक्टिविटी होती क्या है? एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन ए सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सपोज करें, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक, जो भी हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर हमें इसके अंदर क्या कराना है? कंडक्शन कराना है। ठीक, इसके अंदर हमको क्या कराना है? कंडक्शन कराना है। तो कंडक्शन कराने के लिए जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? कि इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए? आयंस प्रेजेंट हो। तो हमने क्या किया? हमने कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर सपोज़ करो इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ अपना पहला वाला, यानी कि पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या था? 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। मेरा पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पर CONH3 का 6, ठीक, और Cl3। तो ये आयोनाइज होता है इसमें, और ये क्या देता है मुझको? CONH3 का होल 6, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव, और साथ में आएगा यहाँ पर 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। ठीक, अब हमने देखा पॉजिटिव का एक है एटम,
एक पार्टिकल है और निगेटिव का 3, तो इसके इलेक्ट्रोलाइट का जो रेशियो आ गया मुझको, वो आ गया मेरे पास 1:3। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सोल्यूशन के अंदर करंट का कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कितने पार्टिकल्स होंगे? 1:3 हो जाएंगे। ठीक, जिससे करंट का कंडक्शन क्या होगा? ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जिसको हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला शायद आपको याद हो, किस तरीके से करते थे हम करते थे यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा उसका कंडक्शन। ठीक, पॉजिटिव, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन ऑफ निगेटिव चार्ज, और ये आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज का कंडक्शन। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ की मोलर कंडक्टिविटी को निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते थे। ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को बताता है, और ये सवाल बताता है हमको यहाँ पर कि कितनी उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, या इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगी, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अब सिमिलरली आप सोच सकते हो अगले वाले के बारे में कि अगर सपोज़ करो आपके पास कोई आयन है CuCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव Cl2। ठीक, तो हमको पता है इससे क्या मिलने वाला है, हमको एक तो मिलना है कैटायन। ठीक, क्योंकि ये Cl तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो सिर्फ कहाँ वाले होंगे? बाहर वाले, यानी कि यही क्या है? प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 1:2। अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो, सपोज करें कुछ ऐसी, ठीक, तो ये डिसोसिएट होकर देगा हमको 1:1, ये सा। ठीक, तो जो भी बाहर हो वो क्या बना लेंगे? एनायन यहाँ पर, और जो ये अंदर वाले हैं वो बना लेंगे कैटायन। तो कैटायन और एनायन का रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। दैट्स वाई इस जगह पर हमको ये बात समझ में आती है कि जो कंडक्टिविटी है वो भी डिपेंड करेगी 1:1 की नंबर ऑफ एनायन और कैटायन पर। ठीक, तो यहाँ पे हमको पता था कि जो भी चीज़, जो भी से मतलब है मेरा कि जो भी आपके पास इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक, उसको हमने नाम दे दिया कि इसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होगा। और ये जो एंटिटीज़ है ये किसी भी रिएक्शन में सिंगल ही रहती है, यानी कि डिसोसिएट नहीं होती, यानी कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो डिसोसिएट होकर बाहर नहीं आएगा। ठीक, अंडर द रिएक्शन कंडीशन ये डिसोसिएट नहीं होती। तो कौन सी चीज़ डिसोसिएट होती है? सिर्फ और सिर्फ वही डिसोसिएट होते हैं जो एक दूसरे से प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हों, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी, यानी कि जो भी आयनिक बॉन्ड से जुड़े हों। तो जो भी आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे यानी कि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होंगे वो आसानी से यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर हमने यहाँ पर देखा कि जो भी हमारे प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े नहीं हैं वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो अंदर वाले होंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर हैं, ये जो बॉन्डेड हैं ये डायरेक्टली बॉन्डेड हैं टू मेटल। ठीक, डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। ठीक, और ये जिस वैलेंसी से जुड़े हैं उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, और यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जांपल कितनी नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी से 2 + 4 यानी कि 6। और जो जितने नंबर ऑफ एटम या एटम आयन या फिर मॉलिक्यूल किसी सेंट्रल मेटल से यानी कि इस वाली मेटल से डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसको बोल देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो इस कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हर केस में कितना है? जैसे 1 + 5 माने 6, यानी कि यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और इससे पहले जो भी चीज़ें देखी हैं हमने, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखी है उसमें भी क्या होगा? 6 होगा। लेकिन तुमने एक केस देखा था कि हम बात कर रहे थे जब कि हमारे पास CuCl2 NH3 का 3 का होल 4
Cl। इसका जो कलर है वो होता है ग्रीन। एक सिमिलर ही ऐसा ही फॉर्मूला रखता है Cl2NH3 का होल 4 Cl। इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक। और जब हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो इनका रेशियो भी क्या आता है 1:1। तो क्या रीज़न है कि इनका जो बिहेवियर है, यानी कि एक पहली चीज़ तो बिहेवियर में आ गई हमारी कलर, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक। लेकिन इनके फॉर्मूले कैसे हैं, यानी कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो आइडेंटिकल हैं। इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते थे कि अगर एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, और जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उनको आइसोबार्स बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जिन भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला या फिर फार्मूला तो एक जैसा हो, ठीक, लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग हो। बिहेवियर्स में एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम यहाँ पर बोलते हैं आइसोमर्स। इनको बोलते हैं हम क्या, आइसोमर्स। ठीक। तो यहाँ पे जो आइसोटोप्स आइसोबार यूज़ होता था दैट इज़ द सेम। यहाँ पर क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म जैसा। ठीक। और मर का मतलब होता है हमेशा की तरह यूनिट, यानी कि जिनकी यूनिट क्या आ रही हो, सेम आ रही हो, यानी कि फॉर्मूला क्या है, जिनका सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो, दैट्स वाई हम उनको बोल देंगे आइसोमर्स। और बीइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनका जो बिहेवियर क्या होता है एक दूसरे से बदल जाता है। ठीक। अब क्या हुआ, इसके बारे में सबसे पहले 1898 में अल्फ्रेड बर्नर ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। ठीक। और उसके अंदर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। वो पोस्टुलेट कुछ इस तरीके के हैं। ठीक। ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें मेटल आयन होता है। जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो मेटल आयन होता है, और वो मेटल आयन मोस्टली होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल हो, यानी कि जिनके पास भी डी ऑर्बिटल होगी वो सब के सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। ठीक। तो इनकी जो है डबल बैलेंसी होती है। ठीक। और हम जानते हैं कौन कौन सी बैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी बैलेंसी होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी होती है। ठीक। एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी। ठीक। अब इसके अंदर जो प्राइमरी बैलेंसी है ना, प्राइमरी बैलेंसी, इसकी सबसे ख़ास बात है ये कि एक आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगी। ठीक। अब कोई चीज़ जो आयोनाइजेबल हो और वो जुड़ रही है किससे, मेटल कैटायन से, मेटल कैटायन से, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक। जो पॉजिटिव चार्ज से जो एनायन जुड़े होंगे वो सेटिस्फाई होंगे, यानी कि जो प्राइमरी बैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होगी फाइड बाई एनायन, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ एनायन के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है, क्योंकि इट इज़ हैपनिंग या फिर इट इज़ फॉर्मिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और दैट इज सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड बाय निगेटिव चार्ज। ऑलराइट। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें सेकेंडरी की, ठीक, तो ये जो है ये नॉन आयोनाइजेबल है, जो हमने अभी बात की थी नॉन आयोनाइजेबल। ठीक। तो ये क्या होगा हमारा, नॉन आयोनाइजेबल होगा। और अगर ये नॉन आयोनाइजेबल है दैट्स मीन इसको सेटिस्फाई करने के लिए
हम यूज़ कर सकते हैं एनायन ऑन इट सेल्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यानी कि या तो एनायन से ये सेटिस्फाई हो जाएगा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ये हमेशा क्या होगी, इक्वल टू होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के, जब भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल टू होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का ही मतलब होता है कि सेकेंडरी वैलेंसी उसकी जो भी होगी उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, वही होगा। और हर मेटल की एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोर्थ पॉइंट में जो बात की थी वो बात की थी कि भैया वैलेंसी दो तरह की होगी, यानी कि डबल होगी। डबल में हमने एक बात कर ली प्राइमरी की, दूसरी बात कर ली सेकेंडरी की। सेकंड पॉइंट में हमने बात की यहाँ पर कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है। अब आयोनाइजेबल है तो इसका मतलब डिफरेंट चार्ज वाली होनी चाहिए, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगी बाई एनायन। तीसरा पॉइंट में हमने बात की कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक, ये नॉन आयोनाइजेबल है, और नॉन आयोनाइजेबल है तो सेटिस्फाइड हो सकती है क्योंकि आयोनाइज नहीं हो रही है, तो ये क्या होगी, डायरेक्टली बॉन्डेड होगी। ठीक है, डायरेक्टली बॉन्डेड होगी तो इसकी वजह से इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं एनायन के थ्रू, और दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल। शर्त ये है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स कि इन दोनों के पास क्या होने चाहिए, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ, वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है? तो यहाँ पर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब देखो एनायन के अंदर आ जाते हैं, जैसे Cl माइनस, यहाँ पर आ जाएगा Br माइनस, यहाँ पर आ जाएगा I माइनस, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा O2 माइनस, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा COOO माइनस माइनस, ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा NH3, ठीक। हम क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हमेशा एक पेयर रहता है, ऐसी H2O ऑक्सीजन के पास हमेशा दो पेयर रहते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम ले सकते हैं इसके आगे CO2 की जगह आता है CO, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास CO, यानी कि ये सा वाला ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह की क्या है, ये भी क्या है कि न्यूट्रल है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल क्या आते हैं, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करने के बाद, जो कि इसके पास जो लोन पेयर होता है ये भी उसको डोनेट करने के बाद क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक। चलो इसे भी समझ लो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो बहुत छोटे से शब्दों में बताता हूँ कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जब कोई कैटायन यानी कि मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो आयन किसी दूसरी मेटल के द्वारा गेन कर लिया जाए तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब मेटल के ऊपर पॉजिटिव है और नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव है। अब पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो बाय अट्रैक्शन, यानी कि मेटल के पॉजिटिव और निगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से जो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। उस फोर्स को ही क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो दूसरा आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको आप कुछ ऐसे समझ लो, ये म्यूचुअल शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी किन के बीच में, बिटवीन एनी टू एटम, यानी कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में क्या हो,
अगर शेयरिंग हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, आयनिक में क्या हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था मेटल से एनाइन पे। अब देखो यहाँ पर जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग थी। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोई सिंगल स्पीसीज डोनेट a pair of electrons to central metal cation। यानी कि जो भी आपके पास सेंट्रल मेटल कैटायन या फिर एटम होगा उसको क्या कोई एक स्पीसीज क्या करेगी, डोनेट कर देगी। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा और द कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल। और इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो ये कोवलेंट बॉन्ड का हमारे समझ में आया कि यहाँ पर क्या है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई एक स्पीसीज़ होनी चाहिए जो अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। अब उसके लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो और उसके मॉलिक्यूल के साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल के पास इस पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता हो। जैसा फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा NH3, यहाँ पर हमेशा इसके पास क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है। ऐसे आपने देखा होगा वाटर, जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं। ठीक, तो ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसके थ्रू और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसके बारे में, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड बनता है। अब देखो हमारा जो 4th पॉइंट है ये जनरली किसी बड़े पॉइंट पर डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि जैसे तो आयन और जो भी ग्रुप ऑफ आयन्स होगा और जो ग्रुप होगा वो क्या करता है, बाउंड करता है टू सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि ये बाउंड कर लेता है सीधे सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक, लेकिन जब ये बाउंड करता है ना तो उस टाइम ये करेक्टरिस्टिक्स वे में अरेंज होता है जिसको बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, स्पेशियल अरेंजमेंट। यानी कि जो हमारा नेचर होगा ना, मतलब जो जहाँ पे वो चीज़ अरेंज हो रही है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज होगी। ऑलराइट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होगा जिसके अंदर वो क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ऑलराइट, इस तरीके से क्या होगा, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। और जब वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होगी, ठीक, जब वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होगी तो उस टाइम क्या होता है, उसके केस में हम पाएंगे कि उसके स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होने की वजह से हम वहाँ पर जो दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो अरेंजमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम डिस्कस करते हैं इसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, मतलब किस तरीके से आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में या मॉडर्न फॉर्मुलेशन में जो भी आपने स्पेशल अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं इसको। ठीक है,
अब देखो स्पीसीज़, जो भी स्पीसीज़ हम पहले से जानते थे, जो भी स्पीसीज़ रहती है, जो भी स्पीसीज़ इस वाले ब्रैकेट के अंदर रहती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, जो भी स्पीसीज़ इस वाले ब्रैकेट के अंदर रहती है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम नाम देते थे क्या, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। ठीक, या फिर इसको दूसरा नाम ले सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले हैं एंटिटीज़। ठीक है, और जो भी चीज़ के बाहर रहेगी, यानी कि जो भी एनायन हो या कैटायन हो जो इसके बाहर रहेंगे, उनको हम बोलते थे काउंटर आयन। ठीक, तो उसको क्या बोलते थे हम, काउंटर आयन। लेकिन फर्दर उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया, उन्होंने बताया कि जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, वो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में या तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक, या फिर टेट्राहेड्रल होगा, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, और इसी को बोलते हैं हम क्या, ज्योमेट्रिकल शेप। इसी को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल शेप। और दीज शेप्स आर वेरी कॉमन, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है ये, कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि जो मोस्टली कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, या तो ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे, टेट्राहेड्रल मिलेंगे, या फिर मिलेंगे आपको स्क्वायर प्लेनर। ठीक, अब देखो किसी भी चीज़ को टेट्राहेड्रल होने के लिए, ठीक, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसके पास होनी चाहिए, जो वो सेटिस्फाई करे टेट्राहेड्रल होने के लिए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो वो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहले ऑक्टाहेड्रल की, ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब होगी तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट मस्ट बी 6। अब 6 है तो मतलब जो उससे चीज़ें जुड़ रही हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देने वाले जो भी एनायन होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, वो या तो कितने हों, वो कितने वे में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हों, वो डोनेट कर रहे हों किस में, 6 में, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये 6 कहाँ होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर। जैसे हमने पहला देखा CO NH3 का होल 6, और बाहर लगा दिया हमने 3 पॉजिटिव। ये 3 पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ओवर हियर। फिलहाल ये पूरे स्फेयर के ऊपर चार्ज आया है, तो पूरे स्फेयर के ऊपर चार्ज आने के साथ साथ हमको अंदर वाले एटम्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, पहली चीज़। अब इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, दैट्स मीन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगला देख लो CO Cl NH3 का होल 5। ठीक, अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी है -1, और ये जो है हमारे पास NH3, ये तो हमेशा न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई ये 3 में से -1 गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर कितनी आ जाएगी, +2। अब देखो इसके अंदर भी कितने नंबर ऑफ एटम है अटैच्ड, तो देखो एक तो एनायन है और 5 क्या है, मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया, 6। तो ये भी क्या होगा, हमको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। अगला देख लेते हैं CO Cl2, और ये हो गया हमारा NH3 का होल 4। ठीक, पहली चीज़ देख लो 2 और 4। ठीक, ये भी क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गया, यानी कि इसकी भी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। साथ ही देखें यहाँ पर क्या है, +3 चार्ज है मेटल के ऊपर। ठीक, तो इसके ऊपर Cl के ऊपर 2 एटम है Cl2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा 2 एटम होने की वजह से। अब ये चार्ज +3 में से -2 गया तो हमारे पास बचता क्या है, +1। तो पूरे स्क्वायर के ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो क्या आ जाएगा,
+1 का चार्ज आ जाएगा पूरे स्क्वायर के ऊपर। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम टेट्राहेड्रल के बारे में। ऑक्टाहेड्रल में जो एक ख़ास चीज़ रह गई वो आप इसको ऐसे देख लो कि सपोज़ करो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है कोबाल्ट, ठीक। अब कोबाल्ट के अंदर क्या है, देखें ये जो एक एटम है वो पीछे जा रहा है, ठीक। ऐसी इधर भी होगा एक, ये भी कहाँ जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, ठीक। जब भी वेव वेव दिखाएं तो पीछे जाता है। जब हम दिखाते हैं डार्क तो इसका मतलब ये फ्रंट में है, और ऐसे ही करके ये भी क्या होगा, फ्रंट में होगा, ठीक। अब ये दो आ गए प्लेन में, ये दो क्या आ गए, प्लेन के अंदर आ गए। तो अब सपोज़ करो मेरे पास शुरू वाले की बात हो रही है तो ये NH3 होगा, ये भी NH3 अटैच होगा, ये भी NH3 अटैच होगा, यहाँ पर ये NH3 हो जाएगा, ये N से जुड़ा है तो ये NH3 हो जाएगा, और ये भी N से जुड़ा है तो NH3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या बना है, एक स्क्वायर बन गया बिल्कुल प्लेन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे की तरफ है, ये दोनों पीछे की तरफ हैं, और ये जो है डिस्प्ले की बाहर की तरफ है, और ये डिस्प्ले के अंदर की तरफ है, ठीक। अब क्या करना है, ये जो लिगेंड है इसको एक दूसरे से मिला देंगे, यूँ और यूँ, ठीक। इसी तरीके से क्या होगा, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ मिल जाएगा, इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ मिल जाएगा, और ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक। तो आपको ये कुछ शेप ऐसी नज़र आ रही होगी, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर शेप कुछ ऐसी नज़र आ रही होगी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट रहा ये, ठीक। पहली चीज़ जो हमने देखी, ठीक, ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड है यूँ रहा होगा और ये यूँ है, ठीक। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाती है। अब देखो इसकी फेसेस गिन लो, जैसे हम ऊपर वाले फेसेस को काउंट करें, ठीक। तो पहला जो हमारा फेस है यहाँ पर ये है सामने वाला, फ्रंट वाला 1, ये वाला 2, और एक जो इसके बैक साइड में होगा 3, और एक ये रहा 4। अब जब 4 ऊपर हैं तो 4 भी नीचे होंगे, यानी कि जो नीचे वाले ये से वाले जो दिख रहे हैं हमको, ये इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे एक तरीके से, ये हो गया हमारा 5, फिर ये सा वाला जो हो जाएगा ये 6, और जो इसके पीछे वाला है वो 7, और ये सा वाला फेस हो जाएगा 8, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसके भी हमको 3 सामने से दिख रहे हैं और 3 पीछे हो जाएंगे, तीन ये से वाले हो जाएंगे और एक पीछे हो जाएगा 4, ऐसे 4 क्या होंगे, नीचे होंगे। तो हमको 8 फेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी वजह से इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो एक समझने के लिए ऐसा सोच लो, ऑक्टा का मतलब होता है 8, और हेड्रल का मतलब हम मान लेते हैं हेड। तो जिसके 8 सिर हों वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। आगे बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। जैसे हम जानते थे स्टार्टिंग से, टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड बनाए जाते हैं वो कार्बन मोस्टली टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाता है जब उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो, sp3, ठीक। तो यहाँ पे भी जब sp3 की बात होगी, जो हमने पढ़ रखा है 11th में या फिर 10th के अंदर भी sp3 की बात हुई थी, तो उसके अंदर क्या बनती है, टेट्राहेड्रल शेप। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ करें आपके पास Ni है, ठीक। और इस Ni की हमने क्या कर रखा है, एक हमको यहाँ पे जोड़ रखा है हमने CO, ठीक। एक ये जोड़ रखा है हमने CO, ठीक। ये पीछे की ओर जुड़ा हुआ है CO, और एक ये प्लेन में जुड़ा हुआ है CO, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिलाता हूँ यूँ, 1 2 3, और ये बैक से जाके जुड़ गया
और ये ऊपर से आके जुड़ जाएगा और इसको लेकर आएंगे हम फ्रंट में और यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, तो हमको एक शेप नज़र आई कुछ ऐसी। ऑलराइट, कुछ ऐसी शेप नज़र आई और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको यूँ डॉट डॉट करके जोड़ दो। ठीक, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आई होंगी थोड़ी बहुत, जैसे ये 1, इस वाला हो जाएगा हमारा 2 और इनके जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होगा वो होगा 3 पिरामिड की तरह, और एक ये नीचे वाला हिस्सा है ये 4। तो आपको कितने फेस नज़र आ गए, यहाँ पर 4 हेड नज़र आ गए, 4 हेड। और हमको पता है टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, और हेड्रल को हम हेड मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टेट्राहेड्रल के जनरल एग्जाम्पल। तो इसकी जब भी जनरल एग्जाम्पल की बात होगी तो इसके अंदर आता है एग्जाम्पल सबसे अच्छा NiCO का होल 4। ठीक, और ये एक न्यूट्रल है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, दैट्स वाई हम इसको ऐसे दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा CO जो होता है वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, अब जो हमारी अगली चीज़ बची है वो है नेक्स्ट वाली स्क्वायर प्लेनर। ठीक, सपोज करो जी जो तुम डिस्प्ले देख रहे हो, इस डिस्प्ले के अंदर कोई मेटल है हमारे पास M, और इसी डिस्प्ले के ऊपर वो कुछ ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लिगेंड होगा A A A A। ठीक, ये सब की सब अरेंज हैं किसमें, एक स्क्वायर की शेप में। दैट्स वाई इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है PtCl4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे 2-। कैसे, ये देखें, देखो यहाँ पे Cl है 4, एक Cl का होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और जो मेटल है इसका है +2। तो जब +2 जाएगा -4 में तो पूरे जो इसका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर चार्ज क्या बचेगा, हायर बचेगा, 2 नेगेटिव। तो वही यहाँ पे चार्ज लगा दिया गया है। तो यहाँ पे Pt है ये, और Pt के ऊपर एक Cl इधर जुड़ा है, एक Cl इधर जुड़ा है और एक Cl इधर जुड़ा है। तो ये सब एक प्लेन में जुड़े हुए हैं, और जब ये प्लेन में जुड़े होंगे तो इस शेप को बोल देते हैं स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर की तरह है, और प्लेनर क्योंकि ये एक प्लेन में है। दैट्स इट, यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब एक पॉइंट बचता है, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट, और मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें।